सलाम दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुल्क के बारे में जो आज से कुछ सालों पहले, लगभग 24 साल पहले, एक ऐसा मुल्क था जहां बेइंतहा गर्मी थी। हर तरफ धूल, मिट्टी और रेत के बड़े बड़े पहाड़ थे। पानी का नामो निशान नहीं था और लोग भी बहुत कम थे। और जो लोग थे वो भी दूर दराज के इलाकों में रहते थे। और सब लोगों का एक ही काम था और वो काम था मछलियां पकड़ना। इसीलिए उस पर्टिकुलर टाइम पे वो इलाका मछुआरों का गांव भी कहलाता था। और एक वक्त तो ऐसा भी था कि वो मुल्क बिल्कुल कर्ज में डूबा हुआ था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो मछुआरों का गांव आज दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों और बड़े बड़े शहरों को पीछे छोड़ता है। आज उसके नाम 425 से भी ज्यादा रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, जहां की कंस्ट्रक्शन दुनिया में एक मिसाल है। जिस रेत पर एक घर भी बनाना नामुमकिन था, आज उस रेत पर पूरा मुल्क आबाद है। आज वहाँ दुनिया का सबसे ज्यादा बिजी एयरपोर्ट है। जहाँ पीने को पानी नहीं था, वहाँ आज 136 बिलियन एम्पीरियल गैलन से भी ज़्यादा पानी बड़े आराम से कंज्यूम किया जाता है। जहां आज दुनिया के सबसे बड़े मॉल है, सबसे ऊंची बिल्डिंग्स हैं और सबसे बड़े आर्टिफिशियल आइलैंड्स हैं। आई एम श्योर हम जिस मुल्क की बात कर रहे हैं वो इन सब खूबियों की वजह से आपको पहले से ही पता चल गया होगा, क्योंकि ऐसी क्वालिटीज़ दुनिया में और किसी मुल्क में नहीं पाई जाती। लेकिन सवाल यह है कि ये सब हुआ कैसे और इतना ज़्यादा पैसा कहाँ से आया। जी हाँ, दुबई एक ऐसा इकलौता कंट्री है जिसकी तरक्की की मिसाल और कहीं नहीं मिलती। और ये सब हुआ सिर्फ एक शख्स और उसके एक गेम चेंजिंग फैसले की बदौलत। आज भी बहुत से लोग ये सोचते हैं कि शायद दुबई की किस्मत ऑयल ने बदली है, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि दुबई की जीडीपी का सिर्फ 1 या 2% ही ऑयल से आता है और बाकी जो कुछ आता है वो आपको आगे बताता हूँ। तो आइए जानते हैं दुबई की इस इनक्रेडिबल और मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को। ये सब कैसे हुआ, वो शख्स कौन था, दुबई की किस्मत कैसे बदली, कैसे दुबई बिजनेस का ग्लोबल हब बन गया, ये सभी बातें गहराई से जानने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। तो कहानी की शुरुआत करते हैं 1820 से। सबसे पहले बात करते हैं दुबई की लोकेशन की। आज जहाँ पर दुबई है वहाँ पहले मछुआरों का गांव हुआ करता था, जो यूएई के अंडर आता था। और बाद में अराउंड 10 से 15 साल बाद ये एक अलग किंगडम बन गया और उसके रूल करने वाले थे शेख मखदूम बिन। ये नाम याद रखिएगा क्योंकि यही नाम आगे वीडियो में काफ़ी बार सुना जाएगा। तो आज जो दुबई में रूल कर रहे हैं वो भी इन्हीं की नस्ल में से हैं। दुबई की किस्मत बदली लेट 50s में, जब दुबई के रूलर बने शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम। और यही वो शख्स है जिन्हें दुबई का फाउंडर भी कहा जाता है। दुबई का रूलर बनते ही उन्हें सियासी दौरे के लिए यूरोप जाना पड़ा। और जब वो यूरोप गए तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ की बिल्डिंग्स को देखकर बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हुए। वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और वहीं पर उन्होंने डिसाइड भी कर लिया कि वो भी दुबई के इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल तौर पर बदल देंगे और दुबई को एक ट्रेडिंग हब और एक ग्लोबल मार्केट बनाएंगे। और इस सब की शुरुआत उन्होंने की अपने उस गेम चेंजर फैसले से, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और उन्हें रोकना नामुमकिन था। उन्होंने सबसे पहले अपनी बंदरगाहों को गहरा करवाया, क्योंकि वहाँ की बंदरगाहें बहुत छोटी थी और जिसकी वजह से बड़े शिप्स वहाँ पर नहीं आ पाते थे। सिर्फ छोटी छोटी कश्तियों से ही वहाँ पर माल लाया और ले जाया जा सकता था। बहुत ज्यादा मुखालफत के बाद भी वो अपने इस फैसले पर डटे रहे और उन्होंने पोर्ट्स को गहरा करवाना शुरू कर दिया। अब प्रोजेक्ट तो शुरू हो गया था, लेकिन उस पर खर्चा दुबई की जीडीपी से भी ज़्यादा आ रहा था, जिसके लिए शेख मखदूम बिन ने बहुत ज़्यादा कर्जे भी ले लिए थे और इस वजह से उन पर और भी ज़्यादा प्रेशर आ गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन जैसा शेख मखदूम ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ और ये प्रोजेक्ट मैसिव सक्सेस लेकर सामने आया। अब दुबई के पोर्ट्स पर छोटी छोटी कश्तियाँ नहीं बल्कि बड़े बड़े बहरी जहाज़ आने लगे और दुबई अपने आसपास के मुल्कों और एरियाज़ में बहुत ही ज़्यादा फेमस होने लगा, क्योंकि दुबई की लोकेशन भी बहुत ही ज़बरदस्त है। क्योंकि इसके नेबर कंट्रीज़ में ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत और कतर हैं और इस चीज़ का फ़ायदा शेख मखदूम ने पूरी तरह से उठाया और दुबई में थोड़ा बहुत पैसा आना चालू हो गया था, जिसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और उन्होंने बैक टू बैक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करवाना शुरू कर दिया। और इसी के चलते चलते उन्होंने दुबई एयरपोर्ट भी बनवा दिया। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत थी, शेख राशिद पैसा तो बहुत लगा रहे थे लेकिन उतना कमा नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने और भी ज़्यादा कर्ज लेना शुरू कर दिया और यहीं से उनकी दिक्कतें भी और ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन दोस्तों, अगर आपके इरादे मजबूत हों तो नेचर भी आपका साथ देती है। उस पर्टिकुलर टाइम में दुबई में ऑयल की दरियाफ्त हुई, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि दुबई को ऑयल मिला और वो सीधा 7वें आसमान पर चला गया, क्योंकि दुबई में जो ऑयल मिला था वो काफ़ी नहीं था, बहुत ही कम था। ऐसा नहीं है कि दुबई में ऑयल्स के भंडार मिल पड़े थे,
बहुत ही कम मात्रा में ऑयल मिला था और इस चीज़ को शेख राशिद ने बहुत ही स्मार्टली हैंडल किया। वो ये चीज़ जानते थे कि दुबई में ऑयल उतना नहीं मिला जितना दूसरी कंट्रीज़ में मिला, और अपनी इसी फ्यूचरिस्टिक सोच की वजह से उन्होंने पहले ही भांप लिया था कि ये रिसोर्सेज बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा, लेकिन दुबई की इस वक्त की परेशानी को ज़रूर दूर कर सकता है। तो यहाँ पर शेख राशिद क्या करते हैं कि जो पैसा ऑयल से आ रहा था वो भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाना शुरू कर देते हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने ट्रेडिंग की नीड्स को समझते हुए वहाँ पर एक पोर्ट भी बनवा दिया जिसका नाम उन्होंने पोर्ट राशिद रखा, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए निकलने वाले जहाज़ों को रिफिलिंग, रिफ्रेशमेंट, लोडिंग और अनलोडिंग की ज़रूरत होती थी, और इस चीज़ को शेख राशिद बखूबी समझते थे। इसलिए उन्होंने आसपास के पूरे एरिया को कमर्शलाइज कर दिया, और इस सक्सेस के साथ ही उन्होंने कुछ सालों बाद एक और पोर्ट भी बनवा दिया। उस पोर्ट का नाम उन्होंने पोर्ट जबल अली रखा, और ये पोर्ट पिछले पोर्ट यानी पोर्ट राशिद से भी ज़्यादा बड़ा बनवाया गया था। और इसके साथ ही उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट मूव भी यहाँ पर प्ले किया। उन्होंने पोर्ट जबल अली के पूरे एरिया को कमर्शियल फ्री जोन में कन्वर्ट कर दिया, जिसका मतलब ये है कि वहाँ पर होने वाली पूरी की पूरी कमर्शियल एक्टिविटी पर कोई भी टैक्स नहीं दिया जाएगा, और ना ही वहाँ पर शिप्स को गुजरने के लिए कोई भी टैक्स देना होगा। उल्टा वहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों को उन्होंने और भी ज़्यादा फैसिलिटेट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ट्रेडर्स की आंख का तारा उस वक्त दुबई बन चुका था, और देखते ही देखते दुबई की जीडीपी का ऑलमोस्ट 1/3 पोर्ट से ही आने लग पड़ा। आप यूँ समझ सकते हैं कि दुबई उस टाइम पर फास्ट फॉरवर्ड मोड पर तरक्की कर रहा था। जितनी फास्ट इस वक्त ये वीडियो चल रही है, शायद उससे भी ज़्यादा फास्ट उस वक्त दुबई तरक्की कर रहा था, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम में बहुत सी चीज़ें एक साथ कलेक्टिवली चल रही थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पोर्ट्स पर ही काम किया जा रहा था और बाकी दुबई यूं का यूं ही बढ़ा हुआ था। हम इस वीडियो में सिर्फ उन्हीं डेटा को समराइज़ कर रहे हैं जो उनकी बिग अचीवमेंट्स हैं, जो गेम चेंजिंग अचीवमेंट्स हैं, वो इस वीडियो में डिस्कस करी जा रही हैं। पर उस वक्त दुबई के कोने कोने में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम चल रहा था, और आज जो हम दुबई देख रहे हैं वो इन्हीं सब डिसीजंस की वजह से, और इस सब का क्रेडिट जाता है शेख राशिद को, क्योंकि उनकी फ्यूचरिस्टिक सोच की वजह से आज दुबई इस मकाम पर है। आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि अर्ली 90s और 80s में अराउंड 40 to 50% स्किल्ड लेबर हमारे अपने मुल्क से और आसपास के मुल्कों से दुबई में काम के लिए गई थी, क्योंकि शेख राशिद जानते थे कि वहाँ उनके अपने मुल्क में इतने मैन पावर्स और इतने रिसोर्सेज या इतनी स्किल्ड लेबर नहीं है जो ये सारे काम को अंजाम दे सके। तो उस टाइम पर एक बड़े पैमाने पर लेबर भी यहाँ से उधर ट्रांसफ़र हुई थी। एक तरफ ये सभी चीज़ें चल रही थी और दूसरी तरफ शेख राशिद का दिमाग कहीं और ही चल रहा था। उस वक्त शेख राशिद ने नोटिस किया कि पाकिस्तान की कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स काफ़ी ज़्यादा आती जाती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड भी रहता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रही थी। लेकिन शेख राशिद को ये टाइटल भी अपने नाम करना था, जिसके लिए उन्होंने एक एयर कंपनी ओपन की जिसका नाम उन्होंने एयर एमिरेट्स रखा, जिसके लिए उन्होंने ज़्यादा पैसे देकर पाकिस्तान से प्लेन ख़रीदने शुरू कर दिए। उसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान का ये बिज़नेस भी पूरी तरह दुबई की तरफ मोड़ दिया और आज दुबई एयरपोर्ट दुनिया में सबसे ज़्यादा बिजी एयरपोर्ट कहलाता है। आज दुबई दुनिया भर में टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना हुआ है, क्योंकि दुबई को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि अगर कोई एक बार वहाँ पर जाए तो वो बार बार वहाँ पर जाना शुरू हो जाए और दुबई वहाँ से पैसे कमाता रहे। तो इस सब की शुरुआत उन्होंने यूं की कि लोगों को दुबई में आने के लिए कंफर्टेबल करना शुरू कर दिया, क्योंकि दुबई में दुनिया भर के लोग यानी हर रंग के, हर नस्ल के और हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आते थे। इसलिए शेख राशिद चाहते थे कि हर कोई वहाँ इत्मीनान से रहे और उन पर किसी भी तरह की कोई भी गैर ज़रूरी रिस्ट्रिक्शंस ना लगाई जाए, जिसकी वजह से वो वहाँ पर कंफर्टेबल फील ना करें। और अपनी इसी फ्यूचरिस्टिक सोच की वजह से वो ये सब करने में कामयाब हुए और उनकी यही सोच उन्हें दुनिया भर के सभी लीडरों से अलग करती है। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि दुबई में कोई भी नेचुरल ब्यूटी नहीं है। जैसे दूसरे मुल्कों को गॉड गिफ्ट्स मिले हैं, दुबई को ऐसा कोई गिफ्ट नहीं मिला नेचर की तरफ से। तो शेख राशिद ने दुबई को आर्टिफिशियली ब्यूटीफुल बनाना शुरू कर दिया, जैसे लग्जरियस होटल्स, बिल्डिंग्स, मॉल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इनकरेज करना शुरू कर दिया और इस बात ने होटल सेक्टर को 10x पर बूस्ट कर दिया। और उस वक्त होटल इंडस्ट्री ने बहुत ही ज़्यादा ग्रो किया, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे पास है मोस्ट फेमस एंड लग्जूरियस होटल बुर्जुल अरब, जो उस वक्त से लेकर आज तक दुनिया का पहला और इकलौता 7 स्टार होटल है। शेख राशिद बिन मखदूम 1999 में इस दुनिया से चले गए और इनकी इस फ्यूचरिस्टिक सोच को उनके बेटे शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने आगे बढ़ाया और दुबई को दुनिया का चमकता हुआ सितारा बनाकर
दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया और उनका ये सफ़र आज तक जारी है। तो दोस्तों, दुबई के बारे में ये इंटरेस्टिंग वीडियो आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। खुश रहें, आबाद रहें।